राम राम भाइयों। मुंबई अंडरवर्ल्ड क्राइम की दुनिया का वो पिटारा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसमें इतनी कहानियां समाई हुई हैं कि शायद ही कोई बता पाए। पर भाइयों, जब जब मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात होती है तब दाऊद इब्राहिम कासकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दाऊद 1993 बम धमाके के बाद पाकिस्तान भाग चुका था और उसी के साथ उसके भाई लोग भी वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। दाऊद के साम्राज्य को बिल्ड करने में जितना हाथ उसके गुर्गों का था, उतना ही हाथ उसके भाई लोगों का भी था, जिसने उसे क्राइम का बादशाह बनाने में उसका खूब साथ दिया। दाऊद के सारे भाई अपराधी थे। दाऊद आज भी जिंदा है, पर दाऊद के बदले हर बार उसके भाइयों की बलि चढ़ी है। दाऊद का भाई शब्बीर, जिसे गैंग वॉर में पठान गैंग ने मुंबई की सड़कों पर गोलियों से भून डाला था, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, कृपया इसे जरूर जाके देखें। दाऊद का एक भाई नूरा था, जिसे भी तड़पा तड़पा कर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, और वो भी पाकिस्तान में। वैसे तो भाइयों, दाऊद पाकिस्तान का सेफ हाउस माना जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI की सिक्योरिटी मिलने के बाद भी दाऊद के भाई को पाकिस्तान में गोलियों से भून दिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान में भी दाऊद का दुश्मन रहता है? क्या दाऊद से भी बड़ा डॉन वहाँ रहता है? दाऊद के भाई को पाकिस्तान में किसने मारा और क्यों मारा? भाइयों, आज मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी इस घटना के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। भाइयों, बात कुछ यूं है कि 80 के दौर में दाऊद मुंबई पर कब्जा कर रहा था। तब दाऊद के भाई शब्बीर और नूरा ने दाऊद के इशारों पर कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे डाला। नूरा का पूरा नाम नूरा उल हक कासकर था। जब नूरा मुंबई में रहता था तब उसके खिलाफ कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज होते हैं। जब दाऊद दुबई भाग गया तो उसके साथ साथ नूरा भी दुबई चला गया। इसके बाद दाऊद के इशारों पर नूरा ने मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर, डॉक्टर, बिजनेसमैनों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। इन रईस लोगों से नूरा वसूली किया करता था और जिसने पैसा नहीं दिया, नूरा उसे ऊपर का रास्ता दिखा दिया करता था या फिर उसके घर ऑफिस पर गोलियां चलवाकर उसे डरा और धमका दिया करता था। 1993 के बम धमाके के बाद जब दाऊद और छोटा राजन के बीच रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, तब नूरा और छोटा शकील राजन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। राजन पर नजर रखी जाने लगी। राजन गैंग के कई गुर्गों को नूरा ने मरवा दिया था। वहीं राजन पर बैंकॉक में हुए हमले में भी नूरा का हाथ था। जब दुबई दाऊद के लिए सेफ नहीं था तो दाऊद पाकिस्तान के कराची भाग जाता है और पूरे परिवार के साथ नूरा भी कराची आ जाता है। कराची आते ही दाऊद ने यहाँ भी अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी और तब पाकिस्तान में दाऊद का भाई नूरा ही सब कुछ हैंडल किया करता था। धीरे धीरे नूरा कराची में खुद का गैंग खड़ा कर लेता है। भारत से आए दाऊद ने कराची में अपना दबदबा बना लिया था। इससे कराची के लोकल माफिया को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वहीं नूरा यहाँ के लोकल माफिया से आगे की सोचने लगा। कराची के लोकल माफिया को वह आपस में लड़वाकर कराची पर कब्जा करना चाहता था। इससे कराची में दाऊद और नूरा के दोस्त भी बने, लेकिन उसके साथ उसके दुश्मन भी बने, और इन दुश्मनों में एक नाम था रहमान डकैत का। तो भाइयों, पहले हम ये जानते हैं कि रहमान डकैत और खालिद सैयद कौन थे। भाइयों, बात कुछ यूं है, उस जमाने में कराची में दो बड़े गैंग ऑपरेट किया करते थे। एक था दिलियारी गैंग और दूसरा था बलोच गैंग। एक का लीडर रहमान डकैत था और दूसरे का लीडर खालिद सैयद था, और इन दोनों में 36 का आंकड़ा चला करता था। रोज गैंग वॉर हुआ करते थे, रोज खून बहा करता था। पर भाइयों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस वक्त पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी, जिसमें बेनजीर भुट्टो के पति जरदारी भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, और इन दोनों गैंग की जिम्मेदारी जरदारी की सुरक्षा करना थी। यही नहीं, जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तब ये दोनों उनकी पार्टी में बड़ा रोल अदा कर रहे थे। हर जगह बेनजीर भुट्टो के साथ रहमान डकैत और खालिद सैयद उनके आसपास दिखा करते थे। वोट बैंक से लेकर बेनजीर भुट्टो की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी इन दोनों के कंधे पर थी। पर भाइयों, हैरानी की बात तो ये है कि भुट्टो के साथ दोनों एक साथ दिखते थे और दुश्मनी भूल जाया करते थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड में ये दोनों दुश्मन थे। कराची की सड़कों पे ये एक दूसरे के आदमियों को ठोक दिया करते थे। और भाइयों, ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ जो रहमान डकैत था, ये साधारण लाइफ जिया करता था और जो भी पैसा कमाया करता था उसमें से ज्यादातर लोगों में बांट दिया करता था। इसलिए उसे कराची का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। वहीं खालिद शहनशाह था, वो लग्जरी लाइफ जिया करता था। बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगले, बड़े बड़े बिजनेस, इस किस्म का ऑरा वो मेंटेन किया था।
और दाऊद इब्राहिम कासकर और खालिद सैयद के नजदीकी रिश्ते थे। यह बात रहमान डकैत को खटक रही थी। उसे लग रहा था कि दूसरे देश से आया हुआ शख्स हमारे कराची पे राज कर रहा है। ये बात बर्दाश्त के बाहर है। उसे कहीं से ये बात पता चली कि दाऊद का भाई नूरा हमारे गैंग की बातें कहीं से निकालकर सैयद की गैंग तक पहुंचा रहा है। और इसी सिलसिले में रहमान डकैत के लोगों ने एक रात दाऊद के भाई नूरा को किडनैप कर लिया। 2 दिन तक उसे अपने कब्जे में रखा और खूब टॉर्चर भी किया। उस वक्त मीडिया में यह खबर छप रही थी कि रहमान ने नूरा के बदले दाऊद इब्राहिम से $50 मिलियन की फिरौती मांगी थी। लेकिन $50 मिलियन वाली बात कितनी सच है या झूठ है ये तो भगवान ही जाने। पर भाइयों, दाऊद के ISI तक लिंक थे, फिर भी वो अपने भाई को क्यों नहीं बचा सका? ऐसी क्या वजह होगी? तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, इसके बाद एक बात सामने आती है कि रहमान डकैत के डायरेक्ट ताल्लुकात पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ थे और यही वजह थी कि दाऊद इब्राहिम चुप बैठा रहा। तो भाइयों, बात कुछ यूं है कि नूरा को 2 दिन अपने पास रखने के बाद रहमान डकैत ने तीसरे दिन सुबह उसकी बॉडी दाऊद के घर के सामने फेंक दी थी। उस वक्त रहमान डकैत का अपराध करने का स्टाइल कुछ अलग ही था। वो 2 पहियों वाली रेडी जिसको सामान को इधर से उधर ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। पूरे कराची में ये बात फेमस थी कि अगर किसी की बॉडी रेडी पर पड़ी हुई मिले तो समझ लेना कि यह रहमान डकैत का काम है। पुलिस भी फिर इसकी जांच पड़ताल नहीं किया करती थी। तो उस दिन रहमान डकैत ने नूरा को मारकर उसकी बॉडी रेडी पर रखकर दाऊद इब्राहिम के घर के सामने फेंक दी थी। तब ये बात पाकिस्तान मीडिया में आई कि दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा को रहमान डकैत ने मार डाला है और बदले में फिरौती मांगी है जो दाऊद इब्राहिम दे नहीं सका है, और नूरा को मारकर उसकी बॉडी दाऊद के घर के सामने फेंक दी गई है। भाइयों, यही नहीं, पाकिस्तान मीडिया में तो यह भी छपा था कि नूरा की बॉडी में 7 गोलियों के निशान भी मिले थे, मगर दाऊद के परिवार ने इन सब बातों से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि नूरा की मौत कोई मर्डर या गैंग वॉर नहीं है, बल्कि उसकी मौत कैंसर की वजह से हुई है। मगर भाइयों, ये बात कुछ हजम सी नहीं हो रही थी। लेकिन भाइयों, मैं आपको बता दूं, नूरा की मौत के कुछ दिनों बाद ही एक वारदात हुई जिसमें इसका जवाब मिलने वाला था। तो भाइयों, बात कुछ यूं है कि नूरा की मौत के कुछ समय बाद कराची में SSP चौधरी असलम एक टीम लेकर सादा कपड़ों में कराची के एक एरिया में जाते हैं, जहां पर उनको टिप मिली थी कि आज इस जगह पर रहमान डकैत मिलेगा। जब पुलिस टीम ने यहाँ रेड मारी तो रहमान डकैत उनको उस छोटी सी गली में एक घर में मिलता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि रहमान का एनकाउंटर करना यहाँ खतरे से खाली नहीं था। वजह यह थी कि रहमान को चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अगर रहमान को छोटी सी भी खरोच आ जाती तो लोग पुलिस को मार मार कर काट डालते। भाइयों, रहमान डकैत एक बलोच था और उसके घर का एरिया पूरा बलोच कम्युनिटी का था। और भाइयों, ये भी कहा जाता है कि हर तीसरे बलोच के हाथ में हथियार होता है, इसलिए बड़ी शांति से बिना शोरगुल किए पुलिस वाले रहमान और उसके 3 साथियों को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। फिर एक दूसरे इलाके में ले जाकर उसका फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है। भाइयों, रहमान का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है ये पैटर्न मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफी मशहूर था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब कोई गैंग अपने विरोधी गैंग का सफाया करना चाहती है तब पुलिस को टिप देकर उसे मरवा दिया जाता है। दाऊद ने भी अपने कई विरोधियों को इसी तरह फेक एनकाउंटर में मरवा दिया था। तब ये शक होता है कि क्या दाऊद ने रहमान डकैत का फेक एनकाउंटर तो नहीं कराया जो नूरा की मौत का बदला होता है। जब रहमान का एनकाउंटर हुआ फिर रहमान की बीवी और बहन SSP चौधरी असलम के खिलाफ हाई कोर्ट तक जाते हैं और तब SSP के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। इसके कुछ समय बाद चौधरी असलम का मर्डर हो जाता है। अब भाइयों, खालिद अकेला पड़ चुका था। इधर रहमान की मौत के बाद उसके भाई उबेर ने गैंग संभाल ली और एक दिन रहमान गैंग ने खालिद सैयद को उसी के घर के सामने गोलियों से भून दिया था। और ऐसी वारदातें आज भी पाकिस्तान में जारी है और हर दिन सैकड़ों लोग वहां मारे जाते हैं इन आतंकवादियों की वजह से। भाइयों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय मां भारती।